जो अभी बरसात में गिर चुका है, अभी बरसात में जाकर के उसे ठीक करवाया। वहीं पर बड़ और पीपल का पेड़, वहां बैठ करके मैं ऊपर पढ़ा करता था। घर में, गांव में सबसे सबसे लोएस्ट घर था, सभी स्थिति से, आर्थिक, सामाजिक, सभी स्थिति से। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप का स्नेह, ईश्वर की अनुकंपा, दोस्तों का सहयोग ने मुझे विचलित होने से बचाया, अच्छे रास्ते पर चलाया। और आज मैं पीजी हूँ, पीएचडी हूँ, एलएलबी हूँ, एक प्रिंसिपल रैंक को सुशोभित कर रहा हूँ। और अभी भी 4 से 8 तारीख को जो मेरे लेवल के ज्योग्राफिक लेक्चर को ट्रेंड करके आए, उस सर्टिफिकेट भी मिला है, उनको भी मिला है। लगभग 450 टीचर को 5 दिन ट्रेनिंग दिया कि पढ़ाया कैसे जाता है। इट मीन्स एक जिम्मेदार उसी व्यक्ति को दी जाती है जो जिम्मेदार होता है। समझ गए होंगे आप सभी, पर लागू है। तो सन 1989 में मैंने 10th पास किया था। 1989 2 साल बाद 91 में मैंने 12वीं पास की थी। 94 में मैं बीए हो गया था। फिर बीए होते ही मैं आरएस और आईएएस की तैयारी में लग गया था। लेकिन मुझे पता था मैं गरीब घर का हूँ, सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, तो मैंने बीएड करना उचित समझा। तो 94 में नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, शास्त्री बोलते हैं उसे। पूरे भारत में 6 सेंटर होते हैं, एक सेंटर पर 60 ही सीट होती, ओनली 60। 60 को 6 से गुणा किया तो 360 सीट होती टोटल इंडिया में। मैंने दिया, टॉपर 3 में मेरा चयन भी हुआ। जयपुर से मैंने वो ट्रेनिंग की, उससे शास्त्री बोलते हैं। वो केवल संस्कृत माध्यम में ही लिखना होता है, उसमें हिंदी नहीं लिखते, इंग्लिश नहीं लिखते। वो मैंने पास की। फिर एक्चुअल सुबह और शाम होता है, दिन में आप पढ़ सकते हो, शाम को अगर वो ट्रेनिंग रहती तो आप बीएड कर सकते। तो 94 में दोनों काम मेरे हो गए। फिर 96 में ज्योग्राफी से एमए हुआ, 98 में संस्कृत से एमए हुआ, और 2000 में मैं इकोनॉमिक्स से एमए हुआ। तीनों सब्जेक्ट में मैं नेट हूँ। किसी भी राज्य में, कॉलेज में, किसी भी उम्र में, 60 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी विशेष पोस्ट होती है, इस पर चयन हो सकता है। ये योग्यता मैंने हासिल की है। फिर जब आप पढ़ रहे होते हैं, हॉस्टल में रहना होता है, क्योंकि गरीब घर के बाहर रह नहीं सकते। हॉस्टल में रहने के लिए मुझे एलएलबी और करनी पड़ी। तो एलएलबी इवनिंग होती है, इसलिए एमए के साथ आप कर सकते हैं। तो 2001 में मैंने एलएलबी भी कंप्लीट कर दी। उसके बाद एमएड होने के बाद प्राइवेट कॉलेज बीएड में वाइस प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ। और पूरे राज्य में राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड कॉलेज का कोऑर्डिनेटर में 10 साल रहा हूँ। 2005 में, मतलब 2001 में जब मैंने एलएलबी किया तो एमएड करना शुरू कर दिया। 3 में एमएड हो गई, 6 में मेरी साइकोलॉजी से पीएचडी कंप्लीट हो गई। और पीएचडी होते मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर बीएड कॉलेज में काम करने लग गया। तो मुझे, मेरी, देखो मैं ये नहीं कर रहा डिग्रियां कमजोर है दोस्तों, मेरी डिग्रियां दूध देने वाली गाय बनी है। कुछ बातें यहाँ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर एमएड की डिग्री लगा दी तो 15 से 20 हजार रुपए उस समय मिला करते थे हमारी योग्यताओं के। इसलिए मोटिवेट हुए कि योग्यताएं तो लेनी चाहिए, हम लेते रहे। फिर प्राइवेट कॉलेज में 1997 में से ही पढ़ा रहा था, तब 40 रुपए मुझे 1 घंटे के मिला करते थे। 1997 में 1 घंटे के 40 रुपए, 5-6 घंटे क्लास लेते थे। मोटिवेशन आया कि मैं बहुत कुछ, मेरी गरीबी को मिटा सकता हूँ। 2005 में ज्यों ही मैंने 6 में ज्यों ही मुझे अवार्ड मिला मेरी पीएचडी का, तो मेरी तनख्वाह 1 घंटे में बढ़कर 250 रुपए हो गई। जो 40 रुपए घंटे पढ़ाते थे, 1 घंटे के 250 रुपए हो गए। 10 घंटे रोज पढ़ाता था। उस समय 2,500 से 3,000 रुपए, 2004-5 की बात बता रहा हूँ। 1 घंटे के, दिन भर के 3 से 4 हजार कमाते थे। मोटिवेशन मिला, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। उस शाम को आए तो और बड़ी बात है। फिर 2007 के अंतर्गत ज्योग्राफी में एडमिशन लिया पीएचडी के लिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। और 12 में मेरी ज्योग्राफी की पीएचडी भी कंप्लीट हो गई। और दिसंबर 13 में वर्तमान पोस्ट पर मैं चयनित हुआ, दूसरे स्टेट हरियाणा में। अफवाहें तो बहुत थी कि वहां ईमानदारी से चयन नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से हुआ, कोर्ट के माध्यम से हुआ। वहां टॉप 50 में मेरा नाम आया था। तो फिर घर वालों का कि जाइए, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि 2010 तक मुझे 1 घंटे के 700 रुपए मिला करते थे। 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाता था। जो आदमी 8-10 हजार रुपए रोज कमाए, वो 50 हजार रुपए महीने तक कैसे था? लेकिन कुछ घर वालों का दबाव था, कुछ हमारी भी आशंकाएं थी, कुछ समय की मांग थी, ज्वाइन करना पड़ा। हालांकि मैं अभी भी पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो देना चाहता हूँ दे नहीं पाता हूँ आपको। लेकिन फिर भी कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। अच्छा किया, कोरोना काल में पता भी चल गया कि एक परमानेंट जॉब होना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के ही बोलूंगा, ये तो नहीं बोलूंगा कि आप जॉब करो,
लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि आप कई काम करो, उसमें से एक काम ऐसा हो जहाँ रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि आप पर साइड इफेक्ट नहीं पड़े। फिर मैंने कोरोना काल जब आया तो घर पर रहकर पढ़ाई की, ऑनलाइन मैंने न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन लिया, मैं स्काउट मास्टर भी रहा हूँ, एनएसएस कमांडेंट भी रहा हूँ, कॉलेज लेवल पर एनएसएस का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। ये मेरी अपनी क्षमताएं थी और आज तो ईश्वर की दया है 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ आईएएस आईपीएस के लिए। वर्तमान में भी जहाँ ट्रेनिंग होती है, जहाँ इलेक्शन होते हैं, अनुभव शेयर करने के लिए जाता हूँ, मजा आता है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि सर इतना आपका नाम है, इतना आपने कमाया है, क्या जरूरत है आपको? यस, आज तक में कोई कमी नहीं है, न नाम में, न काम में, न दाम में। लेकिन दोस्तों, ये जैसे आया वैसे जा भी तो सकता है। और एक पाए पर खड़ी टेबल कब टूट कर नीचे गिर जाए पता ही नहीं चले, इसलिए 4 पाए तो होने ही चाहिए। इसलिए इनकम के एक स्रोत से काम नहीं चलेगा, कई स्रोत आपको रखने पड़ेंगे और क्षमताएं तो रखना भी चाहिए और अवसर है तो उसे लेना भी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कई काम करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी काम में लॉस होता तो किसी में लाभ होता, वो बैलेंस हो जाता। और ये अरबपति खरबपति कैसे बने? ये एक इनकम स्रोत पर आश्रित नहीं रहे हैं। तो मैं आज इस पोस्ट पर हूँ, मेरे बच्चे को नहीं दे सकता। आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को ये पोस्ट नहीं मिलने वाली। और अगर मैं जैसे योग्यताएं लेकर यहाँ आया हूँ, मेरा बेटा नहीं कर सकता, और कर भी लिया तो उसे जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। तो क्यों मैंने डायरेक्ट सेलिंग का चयन किया? नंबर एक पीडी में बचेगा। नंबर 2, मैं जिस रैंक छोड़ूंगा मेरा नॉमिनी से शुरुआत करेगा। नंबर 3, फैमिली फाइनेंस समूह। नंबर 4, जिस नौकरी में मैं अभी वहां पर टंग खींचते हैं दोस्तों, मुझे पता है। आप भी जब बड़े बड़ों बात करोगे तो मैं जब मंच पर बोलता हूँ तो मुझे पता है क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम भी दरिया में, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। स्किल है इसलिए बोल पाते हैं। तो अभी जो नौकरी कर रहा हूँ उसमें टांग खींचते हैं, और अभी जो डायरेक्ट सेलिंग करे उसमें हाथ खींचते हैं। तो नंबर 1, एक पीढ़ी की बचत। नंबर 2, जहां से छोड़ूंगा वहां से शुरुआत करेगा। 3, फाइनेंस सपोर्ट। 4, हाथ पकड़ के खींचते हैं यहाँ पर। इस चारों चीजों ने मुझे आकृष्ट किया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। तो फिर पहला प्रश्न खड़ा होता है, ये मेरा छोटी सी जर्नी थी, माफ करना, मेरा कहने का अर्थ एक ही था कि अभी 5 लाख स्टूडेंट, 200 सपने होते हैं, 100 से ज्यादा आईएएस हैं, 200 से ज्यादा आईपीएस है, एसआई की कोई कमी नहीं, टीचर की कोई कमी नहीं। जिस नौकरी को मैं कर रहा हूँ